नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन और इस वक्त की एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें। पवन खेड़ा और जयराम रमेश को लीगल नोटिस स्मृति ईरानी ने वकील के जरिए भेजा है। तो नोटिस भेजा गया है कांग्रेस के नेताओं को। स्मृति ईरानी ने यह नोटिस भेजा है कांग्रेस के नेताओं को, जिसमें पवन खेड़ा भी शामिल है। इन्हें नोटिस मिला है स्मृति ईरानी के वकील की तरफ से। यह कानूनी नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कल आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला था, आरोप लगाया गया था कांग्रेस के वकीलों की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से स्मृति ईरानी की बेटी पर, जिसका जवाब स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया था और उन्होंने कल ही साफ कर दिया था कि वो इस मामले पर नोटिस भेजेंगी, कोर्ट में अब इस मामले को ले जाएंगी और कांग्रेस को इस पर जवाब देना होगा। तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जयराम रमेश और पवन खेड़ा को लीगल नोटिस भेजा गया है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, लीगल नोटिस जयराम रमेश और पवन खेड़ा को? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जयराम रमेश, पवन खेड़ा को, इसके अलावा नेट डिसूजा को और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट को ये नोटिस भेजा गया है और इसमें तमाम उन बातों का जिक्र किया गया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा ने आरोप लगाए थे कि स्मृति ईरानी की बेटी, जो कि गोवा में बार चलाती हैं और उस बार का जो एक्साइज का लाइसेंस है, शराब परोसने का लाइसेंस है, वो मृतक व्यक्ति के नाम है। इसके बाद स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपों का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था उनकी बेटी बार नहीं चलाती है। जो आरटीआई के जरिए जो पेपर होने का दावा कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, क्या उसमें उनकी बेटी का नाम है, सवाल पूछा था। और उसी वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि वो अब ये लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। उसके बाद से ये लीगल नोटिस भेजा गया है। इस लीगल नोटिस में तमाम यूट्यूब के तमाम चैनल्स के क्लिप और उनके एड्रेस अटैच किए गए हैं, जिसके जरिए वो ये बताना चाह रही हैं कि किस तरह से स्मृति ईरानी और उनके परिवार के ऊपर आरोप लगाए गए और अब इसका जवाब देना होगा कांग्रेस की टीम को, पवन खेड़ा को और तमाम नेताओं को कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो गलत थे। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो आरोप लगाए गए हैं उन पर, उनकी बेटी के ऊपर, वो मानहानि वाले हैं, वो गलत हैं और मिसलीडिंग। बिल्कुल। तो कल ही स्मृति ईरानी ने साफ कर दिया था। बार बार उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी को हराया है, लेकिन इसका बदला मेरी बेटी से लिया जा रहा है। जबरदस्ती उसका नाम घसीटा जा रहा है, जिसका जवाब कांग्रेस को कोर्ट में देना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास, और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बाकायदा, और गोवा में एक बार को लेकर स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध तरीके से उसे चलाने का आरोप लगाया गया था, जिस पर स्मृति ईरानी ने जवाब भी दिया और कहा कि वो लीगल नोटिस भेजेंगी, कोर्ट में जवाब मांगेंगी कांग्रेस से। तो उसकी प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। तो एक बार फिर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। पवन खेड़ा और जयराम रमेश को लीगल नोटिस भेजा गया है। स्मृति ईरानी ने अपने वकीलों के जरिए यह कानूनी नोटिस भेजा है कांग्रेस के दोनों नेताओं को। और जिस तरह से कल ही स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने उनकी बेटी को जबरन इस मामले में घसीटा है, इसीलिए इस मामले को लेकर वो कोर्ट में जाएंगी, जहां कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना होगा। तो स्मृति ईरानी ने इसी के तहत अब अपने वकीलों के माध्यम से कानूनी नोटिस दोनों नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा को भेजा है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं। मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलती। आज के प्रधानमंत्री स्मृति जुबिन ईरानी का इस्तीफा लें। आपकी पेट्रनेज, आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के गैर कानूनी काम करें। अब जवाब मैं मांगूंगी कोर्ट में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का यह गुस्सा, ये तेवर उनकी बेटी पर उठे सवालों के बाद आया। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उत्तर गोवा के ऐसा गांव में एक बार का संचालन स्मृति ईरानी की बेटी करती है, जिसका लाइसेंस अवैध तरीके से लिया गया। आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन, आपकी पेट्रनेज, आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के गैर कानूनी काम करें और सारे कानून तोड़ दें। मैं आज पूछना चाहती हूं, कागजों में यही वो आरोप है जिस पर स्मृति ईरानी भड़क गई। कांग्रेस ने यह दावा एक आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी के आधार पर किया,
जिसमें गोवा के आबकारी विभाग ने शिकायत के बाद सिली सोल्स कैफे एंड बार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दावा किया गया कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने मुंबई के एक निवासी एंथनी डिगामा के नाम पर 18 फरवरी 2021 को इस परिसर में शराब बेचने का लाइसेंस जारी किया था, जबकि उस वक्त इस परिसर को रेस्टोरेंट का लाइसेंस ही नहीं मिला था। यही नहीं, आरटीआई एक्टिविस्ट एरएस रोड्रिक्स का आरोप है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने अवैध तरीके से 29 जून को उस लाइसेंस को रिन्यू किया, जबकि लाइसेंस धारक एंथनी डिगामा का निधन 17 मई को हो गया था। After obtaining information under the Right to Information Act, the documents showed that there were various illegalities in this excise license given to that restaurant run by her family. So all these facts were placed before the commissioner, and the commissioner was pleased to issue a show cause notice to her. So all the records show that there was no existing restaurant on the day when this bar license was issued. वहीं इस खुलासे के बाद अब कांग्रेस स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रही है, जबकि स्मृति ईरानी कांग्रेस को अदालत में देख लेने की बात कह रही है। जो कानून का उल्लंघन हुआ है, ये उल्लंघन नहीं हो सकता था अगर एक प्रभावशाली मंत्रिमंडल के मंत्री इसके पीछे नहीं हो। और आज हम ये मांग कर रहे हैं कि आज के प्रधानमंत्री स्मृति जुबिन ईरानी का इस्तीफा लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। वहीं सिली सोल्स कैफे एंड बार को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि क्यों न बार में शराब बेचने के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए। इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को तय की गई है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने अर्पिता की रिमांड मांगी है। ईडी ने दलील दी है कि अर्पिता जांच में सहयोग नहीं कर रही है, इसीलिए रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ जरूरी है। तो कोर्ट से अर्पिता की रिमांड मांगी है ईडी ने। इस मामले में आज अर्पिता मुखर्जी की पेशी हुई कोर्ट में। आपको बता दें कि अर्पिता के घर से ईडी ने 21 करोड़ रुपए, 89 लाख के गहने और कई फ्लैट के कागजात बरामद किए हैं। ईडी को इस बात का शक है कि इन पैसों का कनेक्शन शिक्षक भर्ती घोटाला से हो सकता है। उधर पार्थ चटर्जी ईडी रिमांड में जाते ही तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में एडमिट हो गए हैं। इस पूरी कार्रवाई में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। टीएमसी ने अर्पिता से तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सवाल है कि क्या वो मंत्री पार्थ चटर्जी पर कोई एक्शन लेगी। इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं मनोज्ञा लोईवाल, हमारी संवाददाता हमें अपडेट लगातार कर रही है। मनोज्ञा, इस पूरे मामले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में बवाल ला दिया है। लगातार बैठकें भी टीएमसी में हो रही है। अभी का ताजा अपडेट मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, अभी बैंक्शल कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है इस आधार पर कि अब क्या ईडी में यानी कि जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी अर्पिता को। अर्पिता इस समय हिफाजत में है ईडी की, लेकिन दो सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला ये कि जिस तरह से ईडी में उनको अब अदालत में पेश किया गया है, तो ईडी ने अपने शब्दों में इस्तेमाल करते हुए ईडी के वकील ने कहा है कि ये तो सिर्फ प्याज का छिलका है, अभी पूरा प्याज ही छिलना बाकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 20 करोड़ की रकम सिर्फ शुरुआती दौर की है और क्यों इनको हिरासत में रखा जाए, इसकी दलील देते हुए उन्होंने अदालत में कहा है ईडी के वकील ने कि उसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि अभी तक के मामले में जितना भी रकम बरामद हुई है और हिरासत में लिया गया है अर्पिता को, उसके बाद वो इसका हिसाब नहीं दे पाई हैं, जिसके कारण उन्हें हिरासत में रखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ वो पार्थ चटर्जी की करीबी हैं, जिसकी वजह से अभी तक की कार्रवाई में उनका हिरासत में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ईडी बार बार एक ही दलील दे रही है, ये कहते हुए कि अगर इनको हिरासत में नहीं लिया गया तो पूछताछ में आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जितनी जल्दी इस जांच के आदेश हिरासत में लेकर दिए जाएंगे उतना ही ज़्यादा इस मामले की तफ्तीश ईडी कर पाएगी।
ठीक है मनोगिया, आप नजर इस खबर पर रखिएगा, आगे भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर जो जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। और साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दें कि ईडी ने इस मामले में अर्पिता मुखर्जी की रिमांड मांगी है, आगे पूछताछ करना चाहती है। तो पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता के मंत्री की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी इस पर हमलावर है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सीधे ममता बनर्जी पर उंगली उठा दी है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय जी। अमित जी, पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री गिरफ्तार किए गए हैं, उनके सहयोगियों के यहाँ से करोड़ों के कैश बरामद हुआ, फिर भी आरोप ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, क्या कहेंगे आप? ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है SSC रिक्रूटमेंट स्कैम में, वो कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर की जा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तमाम तथ्यों को देखा, साक्ष्यों को देखा और उसके आधार पर उन्होंने ये पूरे प्रकरण को CBI को सौंप दिया। ऐसे में ये कहना कि ED और CBI केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है, मुझे लगता है उचित नहीं है। और जिस प्रकार की बरामदगी हमने देखी, नोटों का पहाड़ जो पार्था चैटर्जी के सहयोगी के घर से मिला, दसियों प्रॉपर्टी के पेपर्स, फार्म हाउसेस, सोना, जवाहरात, ये जो तमाम चीजें बरामद हुई हैं, इससे स्पष्ट होता है कि बहुत बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है ममता बनर्जी की इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी। लेकिन बंगाल का सच ये है कि बंगाल की सरकार में कोई भी मंत्री इतना बड़ा भ्रष्टाचार ममता बनर्जी की जानकारी के बिना, ममता बनर्जी की शय के बिना नहीं कर सकता। और अब पकड़े जाने पर क्या ममता बनर्जी अपने आप को दूर करने का प्रयास कर रही हैं? ये वही ममता बनर्जी हैं जो IPS अधिकारी राजीव कुमार के बचाव में सड़क पर उतर आई थी, और ये वही ममता बनर्जी हैं अब इतनी बरामदगी होने के बाद चुप्पी साधे हुए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि ममता बनर्जी जानती हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, वो ये भी जानती हैं कि उनकी जानकारी के रहते हुआ, ये वो भी जानती हैं कि जो क्राइम ऑफ प्रोसीड्स है उसके तार उन तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वो अपने आप को अलग करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी की चुप्पी अब ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगी। तो बीजेपी इस मामले पर ममता बनर्जी को घेरती हुई नजर आ रही है और सीधे सवाल पूछ रही है कि क्या आपको इस बारे में पहले से नहीं पता था? आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। ममता बनर्जी चुप क्यों है इस पूरे मामले पर? तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर ईडी लगातार जिस तरह से जांच कर रही है, अब तक क्या कुछ मिला है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। 21 करोड़ का कैश अर्पिता मुखर्जी, जो कि पार्थ चटर्जी की करीबी हैं, उनके घर से अब तक बरामद हो चुका है। आपने तस्वीरों के माध्यम से भी देखा था कि किस तरह से बड़े बड़े संदूकों में भरकर ईडी के जो अधिकारी हैं उसे वहां से लेकर गए थे। अब तक 21 करोड़ का कैश बरामद हो चुका है। अर्पिता मुखर्जी, जिनकी पेशी आज कोर्ट में हुई है, इस फैसला जो है उनको लेकर अभी सुरक्षित रख लिया गया है, क्योंकि जमानत की अर्जी दाखिल की गई है अर्पिता मुखर्जी के वकीलों की तरफ से। साथ ही ईडी ने इस मामले में अर्पिता मुखर्जी की रिमांड मांगी है। रिमांड पर लेकर इस पूछताछ को आगे बढ़ाना चाहती है ईडी। और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली में देखिए, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक चल रही है। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर हो रही इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री BL संतोष और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। तो गुड गवर्नेंस को लेकर यह बैठक जो इस वक्त चल रही है, बीजेपी के डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की यह बैठक, बीजेपी की बड़ी बैठक से जुड़ी ये अहम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री, यूपी के उप मुख्यमंत्री, साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की ये बड़ी बैठक गुड गवर्नेंस को लेकर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस खबर पर सीधे रुख कर लेते हैं। नीरज पांडे बीजेपी मुख्यालय के बाहर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीरज, ये बड़ी बैठक है, कई मायनों में महत्वपूर्ण, क्या और जानकारी है इस बैठक को लेकर? प्रधानमंत्री के भी पहुंचने की खबर है कि वो भी पहुंच गए हैं।
रोमाना, मैं आपको बता दूं, चूंकि ये सालाना बैठक है, कोविड की वजह से 2019 और 2020 में ये बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन 2021 में लास्ट बैठक जब बनारस में काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था तो उस समय बनारस में ये आयोजित की गई थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए ऐसी बैठकें साल में एक बार करती है। तो इस बार 2022 की जो बैठक है आज आयोजित की जा रही है। इसका सीधा पर्पज इसका ये है इस बैठक का कि इस बैठक के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये असेस करना चाहती है केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं, इन दोनों योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वो अपने राज्य सरकारों के माध्यम से कोशिश इनकी ये होती है कि हर आदमी को भारत सरकार के और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। तो हमेशा साल में एक बार ऐसी बैठक होती है, असेसमेंट किया जाता है कि हमने कौन कौन सी स्कीम लागू की, उन स्कीम्स का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कहाँ क्या कमियां रह रही हैं, और एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाता है हर राज्य की तरफ से। हर राज्य अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन लेकर आता है कि हमने ये काम इन 1 वर्षों में किया है और क्या क्या काम हमें अगले 1 वर्ष में करना है। केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया जाता है कि आपने अभी तक क्या काम किया और क्या क्या आपको और करना है। तो सीधे तौर पर इसे चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इसके अलावा अगले साल 2023 में 3 राज्यों के चुनाव है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान आते हैं। कर्नाटक का चुनाव है। तो कहने का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल अपना रिव्यू समय समय पर करके ये बात तय करना चाहती है, इंश्योर करना चाहती है कि हम जो काम करना शुरू कर रहे हैं उसका लाभ सीधे तौर पर जनता को मिले, ताकि हम जब वोट मांगने जनता के बीच में जाए तो ये इस बात का क्लेम कर सके कि हमने क्या वादे किए थे और उनकी भरपाई हमने कहां तक की। तो ये एक आज बैठक हो रही है, समन्वय बैठक, जिसमें सभी मुख्यमंत्री शामिल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं, केंद्र सरकार की तरफ से भूपेंद्र यादव मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो शामिल हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे शामिल हैं, और एक बाकायदा प्रॉपर प्रेजेंटेशन संगठन और सरकार के बीच का तय किया गया है। वो प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्रियों के सामने रखा जा रहा है और मुख्यमंत्रियों से भी रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा है कि आप लोगों ने क्या क्या किया। तो ये समन्वय बैठक साल में एक बार होती है, जो 2022 की ये बैठक हो रही है। अगले साल की बैठक अगले साल होगी, लेकिन फिलहाल 2022 की बैठक में आज अगले 1 साल का रोड मैप तय हो जाएगा। जी, ऐसे कहा जा सकता है संगठन और सरकार में समन्वय आप कह रहे हैं इस बैठक को लेकर, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आने वाले समय में, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी होने, उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ ही 2024 की तैयारी को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। नीरज, निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव खत्म होता है दूसरे की तैयारी शुरू ही कर देती है। तो 2024 में ये खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को हमेशा कहते रहे हैं कि हम एक चुनाव खत्म होता है तो हम बैठते नहीं है, दूसरे चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं। तो जो अगले साल कर्नाटक समेत छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव तो हैं ही, लेकिन 2024 में इनको सबसे बड़ा चुनाव है लोकसभा का चुनाव, उसको लड़ना है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक तैयारी कह सकते हैं कि चुनावी बोर्ड में आ चुकी है और लगातार तैयारी में लीन है, काम कर रही है, और उसी के तहत इसको देखा जाना चाहिए। 2024 की तैयारियों को जोड़कर इस बैठक से देखना चाहिए कि अपने सारे जो बड़े लीडर्स हैं, भाई किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, तो जब सभी उनके भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज भाजपा कार्यालय में बैठे हैं तो निश्चित रूप में 2024 की भी बात होगी और 2024 में कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जनता के बीच में ले जाएगी और वोट मांगेगी। और चूंकि पिछले 2014 का और 2019 में जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही रिकॉर्ड को सुधारा है, तो उनका प्रयास यही होगा कि 2024 में भी 2019 के जो रिकॉर्ड को मेंटेन रखें। तो इसके लिए इस तरह की बैठकें बहुत जरूरी हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीजेपी हर वक्त तैयारी मोड में, चुनाव मोड में ही रहती है और ये उसी तैयारियों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बैठक है। नीरज, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी बैठक हो रही है जिस पर नजर एबीपी न्यूज की है। आगे भी आपसे जो भी डिटेल्स होगी वो शेयर करेंगे। केंद्र और केजरीवाल के बीच लड़ाई का नया अध्याय आज सामने आया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि वन महोत्सव के कार्यक्रम के लिए पोस्टर में पहले सिर्फ एलजी और केजरीवाल की तस्वीर लगी थी, जिसे बदलकर पीएम मोदी की तस्वीर लगा दी गई है। कार्यक्रम में केजरीवाल नहीं पहुंचे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को भी इस कार्यक्रम में जाना था, लेकिन वो भी वहां नहीं पहुंचे। एलजी दफ्तर के सूत्रों ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को गलत बताया। एलजी दफ्तर के सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल ने यह बताया है कि उनकी तबियत सही नहीं है, इसीलिए वो कार्यक्रम में नहीं आए हैं। इस पर केजरीवाल के दफ्तर की तरफ से यह कहा गया कि मुख्यमंत्री की तबियत बिल्कुल ठीक है।
तो वन महोत्सव के एक पोस्टर को लेकर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार आमने सामने है, जिसमें इस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल नहीं आए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इन बातों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और इस पूरे मामले पर गोपाल राय से बात की है एबीपी न्यूज ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली सरकार का एक कार्यक्रम था वन महोत्सव, जिसका समापन होना था, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को शामिल होना था। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। वजह क्या है, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी। गोपाल जी, एक बड़ा कार्यक्रम जो आपने ही शुरू किया, 15 दिन कार्यक्रम चला, आपने मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों को बुलाया, अब आप खुद ही नहीं जा रहे। आज उसका समापन होना था, सरकार की तरफ से उसकी तैयारी चल रही थी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर को, दोनों को हमने इस समापन कार्यक्रम में आमंत्रित किया था और उसकी हम तैयारी कर रहे थे। लेकिन कल रात में अचानक पुलिस वहां पर आती है और पुलिस ने पंडाल को, मंच को कब्जे में ले लिया और वहां जो लोग थे उनको हटा दिया। और उसके बाद वहां पर जो हमने तैयारी की थी उसके हिसाब से आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये बैनर वहां पे लगना था। ये आपने लगाया था पहले सरकार की तरफ से। इसकी जगह पे रात में पुलिस ने जाकर के ये मोदी जी का बैनर वहां लगाया, पहले वाला हटा दिया, जबरदस्ती बैनर वहां लगाया गया। इतना ही नहीं, अगर आप ये देखें, ये बैनर पोस्ट देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो होर्डिंग बैनर है उसे फाड़ दिया गया वहां पर। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं ये सारा मोदी जी के कार्यालय के बगैर नहीं हो सकता। ये पहली बार हो रहा है कि देश के कोई प्रधानमंत्री पुलिस के दम पर रात के अंधेरे में अपना बैनर लगवा रहे हैं। कार्यक्रम दिल्ली सरकार का था। दिल्ली सरकार में कार्यक्रम की एक परंपरा है, जो भी गेस्ट होता है, चाहे केंद्र सरकार का मंत्री आए, चाहे एलजी आए, कल प्रधानमंत्री आए, सब जो शामिल होता है उसके स्वागत का बैनर लगता है। लेकिन रात में पुलिस के द्वारा जिस तरह से पूरे कार्यक्रम को हाईजैक किया गया, वहां पर मोदी जी के पोस्टर लगाए गए, सरकार का कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम से मुख्यमंत्री के पोस्टर फाड़े गए, वो इस बात को दिखा रहा है कि कहीं न कहीं इनकी मंशा ठीक नहीं है। और इस पूरे कार्यक्रम को एक भाजपा का कार्यक्रम बनाने की जो है कोशिश हुई है, इसको देखते हुए हम टकराव नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया है, कार्यक्रम सरकार का है, लेकिन जिस तरह के सारे घटनाक्रम देखे मुख्यमंत्री जी ने, हमने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तो गोपाल राय को आपने सुन लिया, जिस तरीके से पोस्टर को लेकर आरोप लगा रहे थे कि तस्वीर बदल दी गई, प्रधानमंत्री की लगा दी गई उसकी जगह पर। अब बीजेपी इस मामले पर क्या कुछ कह रही है, रमेश बिधूड़ी को भी सुन लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी, जो इस वक्त यहाँ पे 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्लांटेशन था उसके लिए आए थे। सर, सबसे पहले क्या आपने प्लांटेशन अभी प्लांट्स लगाए, इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? देखो, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जैसे ही वो एलजी बने थे, 3 विजिट वो यहाँ पर करके जा चुके हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी का 2030 से पहले भारत को भी इस स्थिति में लाया जाए कि दुनिया में सबसे अग्रणी भारत आए, कि पॉल्यूशन से एनवायरनमेंट के मामले में अग्रणी रहे। सर, दिल्ली सरकार से गोपाल राय जो पर्यावरण मंत्री, उन्होंने आरोप लगाया है कि कल रात को जो कार्यक्रम हो रहा था जिसमें पोस्टर्स लगाए गए थे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के, उसको हटाए गए हैं पुलिस भेजकर, जो मतलब मोदी जी के, उनके जगह पे मोदी जी के पोस्टर्स लगाए गए। सर, इसको लेकर के क्या कहेंगे? उन्होंने आरोप लगाया है। केजरीवाल को फोटो नहीं है, गोपाल राय को एक चश्मा बढ़िया सा बनवा के मीडिया वाले दें और उसको दिखाएं। आपकी अगर कहीं ना कहीं कोई डिसेबिलिटी है आई में तो उसको चेक कर लें। सर, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो डर गई है, तो इस तरीके से पोस्टर्स हटा करके कुछ साबित करना चाह रही है। आप देखो, पूरे सड़कों पर कहीं ना कहीं केजरीवाल की ही फोटो है, उसी के पोस्टर हैं, बीजेपी वालों के नहीं है, हमारे नहीं है, उन्हीं के हैं। अगर ये होते तो मैं भी लगवा देता। मेरे पास जो प्रोग्राम परसों का आया हुआ है, हमने तो पोस्टर नहीं लगवाई। केजरीवाल की आदत है टीवी पर बैठकर लोगों को गुमराह करना, अपनी शकल दिखाकर खुद मौजूद हो नहीं सकती। सर, आज के कार्यक्रम में भी आने वाले थे, पर उनका नाम है पर वो आए नहीं, इस पर कुछ कहेंगे सर? इसमें तो केजरीवाल ही बता सकता क्यों नहीं आए, क्यों घबरा गए, क्या डर लगने लगा। ठीक है ना, वो डर गए लोगों से, वो लोगों के बीच में नहीं जा सकते। कोई विभाग उनके पास नहीं है, कोई विभाग नहीं है। साइन कराते हैं, भ्रष्टाचार कराते हैं मंत्रियों से, जनता के बीच जा नहीं सकते, क्योंकि मालूम है जनता उनको क्या देने वाली है, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो वो लोगों के बीच में ऐसा आ नहीं सकते हमारी तरह। केजरीवाल वो जो कहते थे क्या जरूरत है सिक्योरिटी की, क्या जरूरत है गाड़ियों की, आज वो उसी काफिले में चलते हैं। केजरीवाल साहब, उनको पिछली स्क्रिप्ट जरा याद दिखाएं मीडिया वाले, टीवी पर चलाकर प्लीज।
तो सुना आपने यहाँ पर रमेश बिधूड़ी जिस तरीके से अपनी बात रख रहे थे, अब इस पर दीपक हमारे संवाददाता सीधा जुड़ गए। दीपक रावत का मैं रुख कर लेती हूँ। दीपक, अपने अपने आरोप, अपने अपनी दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, ये मामला है क्या पूरा वन महोत्सव का मौका और एक पोस्टर को लेकर विवाद? जी देखिए, पहले थोड़ा मामला समझ लेते हैं। 11 जुलाई को ये दिल्ली सरकार का कार्यक्रम था, एलजी का नहीं था। दिल्ली सरकार ने 11 जुलाई को एक कार्यक्रम शुरू किया। 15 दिन कार्यक्रम चलना था। दिल्ली में अलग अलग इलाकों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम था और आज इसका समापन था। समापन के लिए पहले से ये तय था कि दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल होंगे। इसलिए जो दिल्ली का जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। स्टेज तैयार हो गया था, तस्वीरें लग गई थी। लेकिन उसके बाद कल रात को जो दिल्ली सरकार का आरोप है कि पुलिस का एक बड़ा बल वहां पर पहुंच जाता है और जबरन पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेता है और वहां पर जो भी तस्वीरें थी, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें थी, उन सबको हटा दिया जाता है और मंच पर एक बड़ी सी तस्वीर लगा दी जाती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिख रहे हैं, उपराज्यपाल भी दिख रहे हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी भी तस्वीरें मुख्यमंत्री की से जुड़ी हुई थी उन सबको हटा दिया। तो अब दिल्ली सरकार का यह कहना है कि जब कार्यक्रम हमारा था, हमने एलजी को और सीएम को इन्वाइट किया था, तो फिर उसके बाद पुलिस को भेजकर इस तरीके से क्यों पोस्टर हटा दिए गए और हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि उपराज्यपाल उस कार्यक्रम में शामिल थे, केंद्र का भी कहीं ना कहीं स्टेक है दिल्ली में, क्योंकि ये यूटी है, एक पूर्ण राज्य नहीं है। तो ऐसे में मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं उनकी तस्वीर भी वहां पर होनी चाहिए थी। तो ये पूरा विवाद इस तरीके से बढ़ा है। लेकिन अब जो है वो दिल्ली सरकार ये कह रही है कि इस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो दिल्ली सरकार के काम है, जिनको लगातार दिल्ली सरकार आगे बढ़ा रही है, उसमें एलजी हस्तक्षेप कर रहे हैं, एलजी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी एलजी ने एक नई जांच बैठा दी है, जो नई आबकारी नीति को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। उसमें उनका कहना है कि जो अधिकारी इस आबकारी नीति को तैयार करने में शामिल रहे हैं, जिन्होंने नीति तैयार की है, उन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने इसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी जब ये तैयार किया जा रहा था, और अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो साफ तौर पर अब दिल्ली सरकार ये कह रही है कि पहले तो सिर्फ सरकार को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब अधिकारियों को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को पहुंचना था दीपक, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि वो नहीं आए क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन ऐसी खबरों को तो पूरी तरह खारिज कर दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो बिल्कुल ठीक है। जी देखिए, तबियत खराब होने से जो उनके तर्क दिया गया है वो बिल्कुल गलत तर्क दिया गया है, ऐसा दिल्ली सरकार का भी कहना है। और ऐसा हमने देखा भी है क्योंकि 12 बजे आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने एक स्कीम के बारे में जानकारी दी। उससे पहले कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने नई आबकारी नीति पर जिस तरीके के सवाल उठे थे उस पर भी चीजें कही थी। और कल उनका हिमाचल का भी दौरा है, उसके बाद उनको अगले दिन गुजरात भी जाना है। तो लगातार उनके जो प्रोग्राम शेड्यूल है उन प्रोग्रामों में जा रहे हैं। तो ऐसे में तबियत खराब होने का कोई तर्क नहीं है, ऐसा साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया और ऐसा हमने देखा भी है। तो फिलहाल जो एक तरीके से टकराव की स्थिति बनी हुई है शिरीन, वो टकराव की स्थिति नजर आ रही है। उधर से कुछ आरोप आते हैं, इधर से कुछ कहा जाता है, लेकिन लगातार जो है वो दिल्ली सरकार यही कह रही है कि उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अभी सिर्फ 2 महीने का कार्यकाल हुआ है उपराज्यपाल का और ये तीसरा बड़ा मौका है जब इस तरीके से सीधा टकराव देखने को मिला है। और ये टकराव यही नहीं थमेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आगे भी इस पूरे मामले पर जो सियासत है वो दिल्ली में गरमाएगी। बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, राजस्थान के भरतपुर में संत विजयदास आत्मदाह मामले की जांच के लिए गठित बीजेपी की 4 सदस्यीय कमेटी आज घटना स्थल पर पहुंची। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह की अगुवाई में पहुंची इस जांच टीम ने लोगों से मौके पर बात की और तथ्य जुटाए। जांच टीम में शामिल 4 सदस्यों ने उस जगह को भी देखा जहां पर संत विजयदास ने खुद को आग के हवाले किया था। बीजेपी भी अब संत और साधु समाज की तर्ज पर इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रही है। इस खबर पर बातचीत के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। मनीष हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल शिरीन, 4 सदस्यीय समिति तकरीबन 12 बजे के आसपास भरतपुर में उस जगह पर पहुंची थी जहां पर संत विजयदास ने आत्मदाह किया था और उसके बाद ये समिति उस जगह पर भी गई जहां पर अवैध माइनिंग को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं। अब समिति के जो प्रमुख हैं वो है अरुण सिंह और उसके अलावा सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद। इन दोनों का यही कहना था कि इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई से की जानी चाहिए क्योंकि राज्य सरकार इस पूरे मामले में लीपापोती में जुटी है।
साथ ही स्थानीय लोगों का भी ये कहना है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे को एक तरीके से शांत करने की कोशिश की, क्योंकि जो संत विजयदास थे उनका अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश में किया गया, जो कि राजस्थान में ही होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर इस मामले में राजनीति तेज हो गई है। अब देखना यही होगा कि ये समिति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट क्या सौंपती है, किन तथ्यों का उसमें समावेश किया जाता है। देखिए, इस वक्त देश के अलग अलग शहरों में बारिश का तांडव जारी है। भोपाल में सुबह से हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। नए भोपाल को पुराने भोपाल से जोड़ने वाले बाणगंगा चौराहे पर इतना पानी जमा हो गया कि रास्ते में गाड़ियां बंद हो रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, बारिश से बेहाल भोपाल की तस्वीरें आप जरा देखिए। सड़कों पर किस तरह से पानी भरा हुआ है, लोगों को वहां से निकलना कितना मुश्किल हो रहा है। तो देश के कई हिस्से ऐसे हैं इस वक्त जहां पर आसमानी आफत लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। भारी बारिश और नीचे नदियों का बढ़ता हुआ जलस्तर। तो भोपाल की तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे भारी बारिश के बाद बेहाल है भोपाल। हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पर सुबह से ही बारिश मेहरबान है। तकरीबन 3-4 घंटे से लगातार जो बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, उसके चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति हो गई है। हम बाणगंगा के चौराहे पे हैं। उस चौराहे में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पानी भरता है, हर बार भरता है, और इस बार ऐसा पानी भरा है कि 2 या 3 गाड़ियां खराब होके बीच में रुकी पड़ी हैं। और ये वो जगह है जहां पर हर बार पानी भरता है, मगर सबके बावजूद प्रशासन कुछ सीखने और समझने को तैयार नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पानी को रोका जाए, पानी को हटाया जाए। आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके यहाँ पे अच्छा खासा पानी भरा हुआ है। लोग परेशान हो रहे हैं, नए नए रास्ते से जाने की सोच रहे हैं कि कहाँ से निकल के जाएं। और ये पूरा पानी जो नाले में जाना चाहिए, इस पूरी सड़क पर लबालब भरा हुआ है। लोग परेशान हैं और प्रशासन को सुध नहीं है कि हर बार जो यहाँ पानी भरता है इसको कैसे निकालने की कोशिश की जाए। भोपाल में पिछले 24 घंटे में 25 से 30 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हो चुकी है। जो जुलाई का पानी का कोटा है वो पहले ही पूरा हो चुका है। तकरीबन 85% ज्यादा पानी बरस चुका है। और आप देख सकते हैं कि सामने एक मोटरसाइकिल है और वो मोटरसाइकिल भी एकदम फंसने की स्थिति में आ गई है। और लोग परेशान हैं कि इस जगह से निकलें तो आखिर निकलें कहाँ पर। हर बार यहाँ पानी भरता है। हाँ, हर बार ही भरता है। नर्मदापुरम संभाग, हरदा, इन जगहों पर भी काफी तेज बारिश हो रही है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में ऐसी बारिश हो रही है कि कुछ इलाकों में बारिश है, मगर कुछ इलाके अभी भी सूखे हुए हैं। खासकर बुंदेलखंड, बघेलखंड और चंबल के इलाकों में पानी अभी भी गायब है। जो पानी गिर रहा है वो मध्य भारत और मालवा और निमाड़ के इलाकों में ही ज्यादा गिर रहा है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में सब जगह पे बारिश गिरेगी। और फिलहाल तो भोपाल के लोग परेशानी बारिश से झेल रहे हैं। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। तो ये तो आपने भोपाल की सड़कों का हाल देखा। अब आपको गुजरात लिए चलते हैं और वहां मेहसाणा की तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद शहर के कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। कई सड़कों पर आवाजाही पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। ये गुजरात का मेहसाणा, जहां पर देखिए सड़कों पर भरा हुआ पानी। कई इलाकों में जल भराव की वजह से ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित है। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है और उस वजह से सड़कों पर पानी इकट्ठा हो रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक इस वक्त बाढ़ और बारिश की तस्वीरें, लोगों की परेशानी भरी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और अभी भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं। और ऐसे में कई हादसे जिनमें कई लोगों ने अपनी जान अब तक गंवाई है। ये देखिए, एक गाड़ी बंद पड़ गई है जिसको यहाँ से धकेल कर ले जाया जा रहा है। और ऐसी सड़कों की स्थिति जहां आपको पानी ही पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा। भारी बारिश के बाद जब लोग घरों से निकलते हैं और इन सड़कों पर पहुंचते हैं तो सीधे तौर पर या तो उनके वाहन बंद हो जाते हैं या फिर फंस जाते हैं। बस डिपो में किस तरह से पानी भरा हुआ है, तस्वीरें आपके सामने। और ऐसे ही कई दूसरे भी हिस्से हैं शहर के जहां पर ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सड़कों पर पूरा जल जमाव। और काफी नुकसान लोगों का ऐसे में। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब,
मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।